हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, स्लोप का फार्मूला होता है जिसको हिंदी में प्रवणता कहते हैं, dy/dx। इसका मतलब जो y अक्ष पे लो उसको आप ऊपर लिखें और जो x अक्ष पे ले उसको आप नीचे लिखें। अगर मान लो मैं यहाँ विस्थापन लेता हूँ जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और यहाँ टाइम लेता हूँ जिसको आप समय कहते हैं, तो अगर ये दोनों लेते हैं तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ रखूँ तो dx, इसकी यहाँ रखूँ तो dt, तो dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसको इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा उसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं मान लो यहाँ पर वेलोसिटी ले लूँ और इधर टाइम ले लूँ तो dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं। इसको वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसका जो स्लोप होगा या प्रवणता होगी वो त्वरण या एक्सेलरेशन को व्यक्त करेगी। अगर मान लो मैं इधर स्थितिज ऊर्जा ले लूँ जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और इधर मैं विस्थापन ले लूँ जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ बनेगा और उसका जो स्लोप होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि d/dx क्या होता है? फोर्स होता है। ओके, तो ये चीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो y अक्ष पे ले रखा है उसको ऊपर लिख दें, जो x अक्ष पे ले रखा है उसको नीचे रख दें और फिर देखें उन दोनों से मिलकर क्या फॉर्मूला बनता है। अगर ये बनता है तो क्या तो फोर्स को व्यक्त करेगा, अगर ये बनता है क्या तो त्वरण को व्यक्त करेगा, अगर ये बनता है तो क्या तो वेग को व्यक्त करेगा। वो डिपेंड करता है dy/dx क्या बन रहा है, क्योंकि स्लोप या प्रवणता का फॉर्मूला dy/dx होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब बात ये आती है जैसे मान लो इसका हम ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच में, तो ये ग्राफ बनाया जैसे ये ग्राफ बनता है। ठीक है, अब आप यहां से स्टडी करें, मान लो ग्राफ यहां से यहां आया है तो आप परपेंडिकुलर डालें दोनों तरफ। जैसे u का डिस्कस करना चाहते हैं तो हमने u पे परपेंडिकुलर डाला और इधर u डाला, साफ दिख रहा है u के मान में क्या हुई है? कमी हुई है। तो इसमें u के मान में कमी हुई है और फिजिक्स में जब कमी होती है तो उसको माइनस से लिखते हैं। तो u का मान कम हुआ तो मैंने माइनस से लिख दिया। अब x देखते हैं, यहां से हम डाला तो x इतना है, यहां से हम डाला तो x इतना। तो देखो पहले x इतना था जब यहाँ थे आप, और जब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो x बढ़ के आपका इतना हो गया। देखो जब आप यहाँ थे आपने लम डाला तो x इतना था, यहाँ से घट के आप यहाँ तक आए, यहाँ से लम डाला तो x इतना हो गया। इसको ना x की वैल्यू में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या लेंगे? प्लस लेंगे। तो अगर आप इन तीनों को सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और जब फोर्स प्लस में होता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको करता है? प्रतिकर्षण बल को, प्रतिकर्षण बल को व्यक्त करता है, जिसको कहते हैं रिपल्शन फोर्स। तो इसको यहां से लेके यहां तक ग्राफ का जो कर्व है या जो उसका स्लोप आता है वो आपके रिपल्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो अगर मैं यहां से देखो परपेंडिकुलर डालता हूं तो विस्थापन इतना है, यहां से डालता हूं तो विस्थापन इतना है। साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब इस फार्मूले के अनुसार x इंक्रीज हुआ है तो मैं प्लस लूंगा। अब आते हैं u पर, तो देखो यहाँ पर u इतना है और यहाँ पे u इतना हो गया। तो देखो पहले u इतना था, अब u इतना रह गया। सीधी सी बात है, u ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि कम हो रहा है, अरे माइनस में कम हो रहा है भाई, तो इंक्रीज हो रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिक्रीज। ये ऊपर से नीचे आया था तो डिक्रीज था, ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आपका u क्या होगा? इंक्रीज होगा, और u इंक्रीज होगा तो प्लस होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस आएगा। माइनस फोर्स अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसमें ये वाला जो कर्व है वो आपके अट्रैक्शन फोर्स को व्यक्त करता है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्राफ आपका है वो रिपल्शन फोर्स को, और यहाँ से जो है ग्राफ है वो आपके आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब कई बच्चे ये सोचते होंगे कि प्लस पे प्रतिकर्षण क्यों है, माइनस पे आकर्षण क्यों है। उसका भी रीजन देता हूं। आपको फॉर्मूला पड़ा होगा F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसमें K की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है, R² आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, K भी पॉजिटिव है। तो इसमें F का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पे डिपेंड कर रहा है? Q1 Q2 पे कर रहा है। तो इसका मतलब Q1 और Q2 मैंने लिए और इन दोनों का जो मल्टीपल है वही एक तरह से F को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। तो अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है।
तो Q1 Q2 बताएगा कि F पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब मैंने सारी पॉसिबल केस ले ली, दोनों पॉजिटिव ले लिए, मान लो Q1 Q2, दोनों माइनस ले लिए, ये पहला प्लस दूसरा माइनस ले लिया, ये माइनस और ये प्लस ले लिया। तो अब इनको मल्टीपल करो तो प्लस आएगा, इसको मल्टीपल करो प्लस आएगा, इसको मल्टीपल करो माइनस आएगा, इसको मल्टीपल करो माइनस आएगा। तो देखो प्लस कब आ रहा है फोर्स, जब सेम नेचर ले रहे हैं। Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है तब भी रिपल्शन होगा, Q1 Q2 दोनों नेगेटिव है तब भी रिपल्शन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फोर्स आपका पॉजिटिव आता है, क्योंकि Q1 Q2 पॉजिटिव तो F पॉजिटिव, इसका जब आपका F पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपका रिपल्शन होगा। और देखो जब F नेगेटिव आता है तो क्या है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, ये देखो प्लस का ये माइनस का है, ये माइनस का ये प्लस का है। और अपोजिट नेचर क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। इसका मतलब अगर माइनस आता है तो इट मींस अट्रैक्शन है और प्लस आता है तो रिपल्शन है। थैंक यू।